पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड ने खोजा था न्यूक्लियस को। रेडमी से कौन जुड़ रहा है? अपना नाम लिखना चाहिए तो। डिस्कवर्ड बाय रदर। न्यूक्लियस जो है it acquire almost entire mass of the atom। न्यूक्लियस में सारा मास कंसंट्रेटेड रहता है और इट कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक फिजिक्स अलग है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स अलग है। एटम में इलेक्ट्रॉन भी कंसंट्रेटेड होता है और यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियस की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कैल्शियम है, उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही न्यूट्रॉन होगा। Z को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन होगा, उतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहे। इलेक्ट्रॉन जो है एटम में इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है, ये न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो हम लोग बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटली उसको निकाला गया है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसको R बोले रेडियस को, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R इक्वल टू R0 इंटू A टू द पावर 1/3। A कहलाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही Z बराबर P हो जाए। N1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और A हुआ मास नंबर, दोनों के सम को मास नंबर बोलते हैं। N प्लस Z मास नंबर। तो रेडियस ऑफ A है मास नंबर ऑफ एटम। तो R0 का वैल्यू जो है 1.2, या R0 कांस्टेंट है, तो 1.2 या 1.25 लेकर के काम कर देता है, इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। फर्मी मीटर इसको बोलते हैं। 1 इंटू 10 पावर -15 मीटर एक फर्मी मीटर बोलते हैं। तो जैसा एटॉमिक मास होगा, ज्यादा मास नंबर होगा, रेडियस वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो ज्यादा मास नंबर वाले एटम का रेडियस ज्यादा होगा। वॉल्यूम इसका निकालिएगा तो स्पेरिकल मान लेते हैं न्यूक्लियस को, लगभग न्यूक्लियस को हम लोग स्पेरिकल मान के डील करते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग स्पेरिकल मान के डील करते हैं। तो स्पेरिकल इन शेप, स्पेरिकल इन शेप, ये मान के डील करते हैं। इतना नोट कर लिए, तब इसका वॉल्यूम लिखेंगे हम लोग। नोट कर लिए? यस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस
तो V इक्वल टू स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू उसमें डाल दें 4/3 पाई आर नॉट टू द पावर 3 और ए पे पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो ए सिर्फ बचेगा। तो ये सब कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू हो गया मास नंबर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is proportional to mass number। ज्यादा मास नंबर होगा ज्यादा वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, तो कैलकुलेशन पर्पज से मास ऑफ न्यूट्रॉन को लगभग मास ऑफ प्रोटॉन ले लेते हैं। एमपी को बोल रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से थोड़ा ही सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास, तो उसको अप्रोक्सीमेटली जो है प्रोटॉन के मास के बराबर ले लें। तो मास ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे अगर हम लोग, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास कितना होगा? तो मास ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे हम लोग, मास ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे हम लोग। मास ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का ये सिंबल दे रहे हैं जेड एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर है, एन न्यूट्रॉन की संख्या, n1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक्स कोई एलिमेंट है, ये न्यूक्लियस का सिंबल दिए, जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, न्यूट्रॉन की संख्या एन। तो मास को बोलेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, जेड था इसमें प्रोटॉन, तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। एक न्यूक्लियस जिसमें जेड प्रोटॉन है, एक न्यूक्लियस जिसमें जेड प्रोटॉन है, एन न्यूट्रॉन है, ए इसका मास नंबर, ये न्यूक्लियस है, उसका सिंबल ऐसे देते हैं। तो जेड प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास, और न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन का मास, तो न्यूट्रॉन को ए में से जेड घटा देंगे, इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन को लगभग हम लोग बोलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू अप्रोक्सीमेटली इसको मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर कर देते, न्यूट्रॉन के मास को प्रोटॉन के मास के बराबर कर देते, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये कट जाए, तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया हमारा ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास नंबर बढ़ता जाएगा, मास नंबर ए का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो मास ऑफ न्यूक्लियस बढ़ता चला। दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, नोट कर लीजिए। तो मास ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू ए होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू मास नंबर हो गया। नोट कर लिए। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो से लिखे हैं इसको। तो डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी, तो मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस अभी हम लोग निकाल के रखे हैं, ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम निकाले थे हम लोग 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। इसमें देख रहे हैं कि ये ए और ए कैंसिल हो जाए, तो बाकी सब कांस्टेंट बच गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन बाई 3 ऊपर चला गया 4 पाई आर नॉट क्यूब, ये कांस्टेंट वैल्यू।
इससे ये पता चला कि किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस हो, चाहे वो यूरेनियम का न्यूक्लियस हो, चाहे कैल्शियम का हो, चाहे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, डेंसिटी सेम रहे, डेंसिटी यही होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। बहुत खास बात है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ all the elements is independent of रेडियस ए पे डिपेंड करता था। अब ये ए से इंडिपेंडेंट, तो रेडियस से भी इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर, क्योंकि ए रेडियस पे डिपेंड करता था, ए है ही नहीं इसमें। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर, ये बहुत खास बात है, इसको याद रखना है। दैट इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस of all the elements is constant. All the elements is constant. Density of nucleus of all the elements is constant. अब जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा था, जैसे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था द रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन था, द रेशियो ऑफ मास डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियाई, मास डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियाई, मास डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कैल्शियम, जिसका मास नंबर 40 है, एंड ऑक्सीजन जिसका मास नंबर 16 है, इज क्लोज टू, ए चॉइस दिया था 5, बी चॉइस दिया था 2, सी चॉइस दिया था 0.1 और डी चॉइस दिया था 1। रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस इज क्लोज टू, क्या होगा? तो अभी देखिए इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एलिमेंट इज कांस्टेंट। तो चाहे कोई भी मास नंबर हो, मास नंबर से इंडिपेंडेंट होता है, तो मास डेंसिटी मतलब डेंसिटी हुआ। मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, nucleus is same for all element. So ratio is 1:1, रेशियो 1:1 हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा, यही वाला डी वाला आंसर हो जाएगा। चाहे 40 मास नंबर हो, चाहे 16 मास नंबर हो, डेंसिटी सेम रहता है न्यूक्लियस का। ये जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ए डी चॉइस हो जाए। समझ में आना तो यस बोलिए। ये बात, इस बात को ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दूसरा पूछा था, फॉर यूरेनियम न्यूक्लियस, फॉर यूरेनियम न्यूक्लियस, फॉर यूरेनियम न्यूक्लियस, how does its mass, how does its mass पूछ रहा है, vary with volume, vary with its volume, मास कैसे वेरी करता है? तो 4 चॉइस दिया हुआ था, मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ये वॉल्यूम का स्क्वायर। क्या आंसर दीजिएगा? तो कोई भी एलिमेंट के लिए डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम करते हैं, किसी भी न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के लिए ये न्यूक्लियर डेंसिटी होगी,
न्यूक्लियर डेंसिटी हम लोग जानते हैं ये कांस्टेंट रहता है, सिंस फॉर ऑल न्यूक्लियस रो इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसका मतलब m/v इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब m प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। m क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आपके जेई मेन का क्वेश्चन, m प्रोपोर्शनल टू v हो। तो डेंसिटी न्यूक्लियस का कांस्टेंट रखता रहना है, ये बात दिमाग में एकदम बैठा लेना है, उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन कह रहा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ले लीजिए। मास ऑफ प्रोटॉन इतना दिया हुआ है, तो 4 चॉइस इसमें दिया है, 10⁻20 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है वो आपको निकालना है। 2 बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार ट्रू फॉल्स में पूछा था, 10⁴ दिया हुआ था, और एक बार इस तरह से ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 14 kg पर मीटर क्यूब, और डी दिया हुआ है 10⁻11 kg पर मीटर। एक बार निकाल के डेंसिटी देख लीजिए, वैल्यू डाल के क्या ऑर्डर का आता है। लगभग 10⁻⁴ के टर्म में पूछ रहा है क्या आता है यूरेनियम न्यूक्लियस का। तो हम लोग जो है डेंसिटी का फॉर्मूला निकाले थे थोड़ी देर पहले, मास बाय वॉल्यूम किए थे। तो डेंसिटी कितना आया था? कांस्टेंट आया था किसी का भी, तो 3 ऊपर चला गया था, 4π नीचे रहा था, ऊपर में a कट गया था, a इंटू एमपी होता था मास, और ये r0⁻³ होता है, यही था मास बाय 4π, a कट गया था। तो मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.67 10⁻⁻27 kg, 4 इंटू 3.14, r0 1.25 ले लीजिए इंटू 10⁻⁻15 का पावर क्यूब, या 1.2 लिखा है तो 1.2 ले लीजिए इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। खाली ऑर्डर पूछ रहा है, ऊपर में लगभग लगभग ये 3 कट जाएगा, ये 1/4 है, एक पावर घट जाएगा कहने का। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, कितना आता है 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ऊपर में हो गया 10⁻⁻27, नीचे हो गया 10⁻⁻45। ये कितना आता है जरा बताइए मेरे को जल्दी से, उसको सॉल्व करने के बाद कितना आया सो बताइए। उसको सॉल्व करने के बाद कितना आया बताइए। ये सॉल्व करने के बाद कितना आया बताइए। इधर हो जाएगा 10⁻45 में से 27 घटा लीजिए, 8 और 2 28, 18 18। इधर कितना है यशो? ये कैलकुलेशन करके बताओ ना कितना आता है कैलकुलेटर। कितना आया जी? जो पढ़ रहा है उसी से पूछ रहे हैं। 0.23, 23 के बाद 3 इंटू 1.67,
2308 हाँ 0.2308 है। एक डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए इसका 2.308 इंटू 10⁻17 बोले। ये 5 से छोटा है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को बोलेंगे हम लोग केजी पर मीटर क्यूब में निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी हो गया, इसको याद रखिए आज के बाद। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी 10⁻17 हो जाए, 10⁻17 वाला चॉइस हमारा सही हो जाए। 10⁻17 बी चॉइस में दिया हुआ था, 17 सही हो। बी चॉइस में 17 लिखा हुआ था। मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम होता है, तो कोई भी न्यूक्लियस का हो जाएगा 10⁻17 केजी पर मीटर। इसको याद रखिए 10⁻17 के ऑर्डर का आएगा न्यूक्लियस का डेंसिटी, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा 10 पावर, कभी 14 दे देगा, कभी 4 दे देगा, कभी 26 दे देगा, कभी 27 दे देगा। आपको याद रखना है 10⁻17 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻17 होता है। तो हर न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। इसमें यूरेनियम का तो कुछ नहीं डलाया, यूरेनियम का तो कुछ नहीं डलाया था वो, तो हर न्यूक्लियस का यही होगा 10⁻17, है कि नहीं। एक क्वेश्चन उसी तरह से ट्रू फॉल्स में दिया था 10⁻4, तो वो फॉल्स हो जाएगा। आप समझ गए न्यूक्लियस के बारे में। अब आगे जो देखते हैं, अब क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें जो है हम लोगों को कैलकुलेशन में जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब लेना है, जो कि बहुत कम होता है। इसलिए कैलकुलेशन में पूरा एक्यूरेट वैल्यू यूज करना पड़ेगा। तो जो है लिस्ट में, हालांकि क्वेश्चन पेपर में आपको दिया रहेगा ये सबका वैल्यू, लेकिन एसएरमा के लास्ट में जो है सबका एग्जैक्ट मास दिया हुआ है। उस एग्जैक्ट मास को आप देखिएगा, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, उसको लिखते हैं, या देखिए मोबाइल नंबर की तरह उसको यूज करना है, 1-2 डिजिट तक नहीं, पूरे लास्ट तक यूज करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 नहीं लेके 1 नहीं लेके 0.93897 इंटू 10⁻−31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू लेना पड़ेगा 1.672623 इंटू 10⁻−27 kg। तो क्योंकि बहुत छोटे का डिफरेंस है, इसलिए कंप्लीट मास लेना पड़ेगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.6726 1.674 हो जाता है। 1.67 दोनों का कॉमन है, 49286 10⁻−27 की। देखिए मास, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एग्जैक्ट जब देखिए 2-4 डिजिट के बाद डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग पढ़े हैं, तो न्यूक्लियस में मास को केजी में नहीं लिख करके इसको एनर्जी यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़े थे, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने बोला कि मास के इक्विवेलेंट एनर्जी होगा, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास को बोलते हैं E = mc², है ना। मास को केजी में 80 मीटर पर सेकेंड में डालेगा, जितना जूल आए, तो इस मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्विवेलेंट कितना एनर्जी होगा। अब सी का भी वैल्यू जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू भी एग्जैक्ट लेना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का एग्जैक्ट वैल्यू देखिए इस किताब में पीछे दिया हुआ है लास्ट में।
तो C का वैल्यू जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसका जो वैल्यू यूज करेंगे वो भी एग्जैक्ट यूज करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू, तो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू 2.99, 3 नहीं लेके 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये डाटा दिया हुआ है सारा चीज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब दिया हुआ है। यही सब डाटा यूज करना है आपको, एग्जैक्ट काम करना है, क्योंकि थोड़ा सा मास बदलेगा उसके इक्विवेलेंट एनर्जी चेंज हो जाएगी। एग्जैक्ट यूज करना है आपको पूरा कंप्लीटली। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा ये डाल करके कि कितना एनर्जी आता है। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं हम लोग एनर्जी। तो इसलिए मास को हम लोग लिखते हैं, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस कर दें, निकाल दें, और तो मास को तब हम लोग लिखेंगे E/c²। तो केजी नहीं लिख करके इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मास का यूनिट हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। c² मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, ऐसे में एक्सप्रेस करना। तो एनर्जी इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन निकाल के देखिए कितना आता है। एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक एमयू का निकाल के आप देखिए, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में उसको कन्वर्ट करेंगे एक एमयू। एक एटॉमिक मास यूनिट का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? 1.67 हम लोग लेते थे रफली। तो उसका एक एमयू का वैल्यू जो है 1.6605 402 इंटू 10⁻⁻27 kg बोलते हैं। तो इस मास के इक्विवेलेंट एनर्जी पहले निकालिए कितना होता है। तो इधर हम लोग निकाल रहे हैं एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU मास, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU मास, ये निकालते हैं कितना एनर्जी होगा। mc² करेंगे तो ये 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 m हो गया। और c वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर करना है, तो 2.99792458 इंटू 10⁻18 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर करना है, जूल में आएगा ये, डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से कर दीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 931.5 के लगभग। एग्जैक्ट 5 नहीं आता है, 0.478 आए, 0.478 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी एनर्जी। इस मास के इक्विवेलेंट एनर्जी इतना होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। नोट किए जल्दी से इसको। एक एमयू मास के इक्विवेलेंट एनर्जी आएगा, ये ऊपर वाला जूल में आया, उसमें इतना से डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। इसको हम लगभग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इंटू 10⁻6 आ जाता है, यूनिट में आ जाएगा। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, 10⁻6 छोड़ दिया तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट एनर्जी निकालिएगा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक एमयू का मतलब मास, एक एमयू को तब लिखेंगे हम लोग केजी में नहीं लिखे, मास ऑफ 1 एमयू, या हाँ तो इसको लिखेंगे मास को एनर्जी यूनिट में, इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन पर c² कर देते हैं। एनर्जी बाय c² करेंगे तो मास आ जाएगा। एक एमयू का मतलब इतना एनर्जी रिलीज होगा। एक एमयू मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो इतना एनर्जी कन्वर्ट होगा पर c²। यूनिट लिखने के लिए बताए थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय c² की, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया बाय c²। उसी तरह से सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का मास कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास रख के निकालिएगा।
तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 0.00055 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। ये कितना एमयू आता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एमयू में आ जाएगा 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। अब एक एटॉमिक मास यूनिट होता है इतना, इसी को एक यू बोलते हैं। तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.00055 इंटू 931.5 है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन का 510.99। कैलकुलेशन के लिए 511 ले लेते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ये 3 डेसिमल शिफ्ट कर गया, मेगा से किलो में बदल गया। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है हम लोग लिखेंगे 511 लगभग किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। उसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन लिखना होगा। अगर दिया है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा, नहीं दिया है तो यही एनर्जी यूनिट में मास को लिखेंगे हम लोग। तो प्रोटॉन का जाता है 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट किए तो एक एमयू से डिवाइड कर दिए तो इतना आएगा, इतना एटॉमिक मास। इसमें एक एमयू वाला वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे जितना लिखे थे एग्जैक्ट ये वाला वैल्यू, तो मास ऑफ प्रोटॉन निकल आएगा। अब एक एमयू होता है आपका 931.5, इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन। ये आ जाएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करके 938.27231 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर प्रोटॉन का मास। उसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी यूनिट में सबको कन्वर्ट कर दें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट को इतना बोलते हैं, एनर्जी रिलीज होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही सब कैलकुलेशन में आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए एक बार यहाँ लिख देते हैं हम, बाद में हम लोग इसको यूज करेंगे। 565 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ये सब जनरली दिया रहता है क्वेश्चन में, मतलब आपको एक याद रखना है, एक एमयू कितना एनर्जी होता है, ये वाला पार्ट ये याद रखना है। अब एएमयू में दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन का मास, ये क्वेश्चन 5000055, नहीं तो इसको याद रख लीजिए, बाद में इससे मल्टीप्लाई कर दिया अपने आप आ जाए। मास ऑफ प्रोटॉन इसको याद रख लिए 1.00727, मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। तो सारे मास को एनर्जी यूनिट में कन्वर्ट करके इक्वल टू mc स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट एनर्जी कितना आएगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिए, जूल को 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड करके, तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर हो जाएगा मास। तो ये डाटा बहुत काम का है, कैलकुलेशन इसी से होगा और इतने डिजिट तक लिखना पड़ेगा। आप एक डेसिमल लिखने के बाद थक जाते हैं, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम ही हो जाएगा। 1.007 है, 1.007 हो जाएगा। यहाँ 1.002 डिजिट तक आप लिखिएगा तो सेम ही लगेगा, आपको 1 ही लगने लगेगा, तब डिफरेंस आएगा नहीं एनर्जी। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन में डालना होगा। तो ये नीचे वाला डाटा आपको याद रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा याद रखिए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जिसमें टिक किया खाली ये वाला 3 याद रखिए, 1 2 3, एक ये वाला, तो 4 को याद रखिए, एक ये और एक ये याद रखिए, बस काम हो जाएगा। ये 4 डाटा याद रखिए। चलिए देखिए, मास को एनर्जी के यूनिट में लिखेंगे, केजी में नहीं लिखेंगे। सारे पूरे न्यूक्लियस में, पूरे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे एनर्जी यूनिट में मास को लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी।
स्टेबल न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। तो न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, वो कैसे डिसाइड होगा? तो पहले न्यूक्लियर फोर्स देख लीजिए आप। न्यूक्लियर फोर्स जो है, इट इज, इसका कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं निकाला है कोई भी साइंटिस्ट ने। जैसे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 इसके फोर्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं है ना। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। और ये कूलम्स लॉ की तरह, जैसे दो चार्ज का सेंटर के मिलाने वाले लाइन की तरफ फोर्स लगता था, कूलम्स लॉ में दो चार्ज लेते थे Q1 Q2, तो सेंटर वाले लाइन के मिला, इसको सेंट्रल फोर्स बोलते थे। ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। इट एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये अलग तरह का फोर्स। कॉमा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी अट्रैक्शन होगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। चार्ज से मतलब नहीं है। इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स। इसको जो आप न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं या कूलम्स लॉ पढ़े हैं, कूलम्स लॉ न्यूक्लियस के अंदर में वैलिड नहीं होता है। उसका कैलकुलेशन कूलम्स लॉ का न्यूक्लियस के बाहर लेते हैं रेंज। जब पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो ये क्वेश्चन पूछा भी था कि कूलम्स लॉ का रेंज क्या है, न्यूक्लियस के बाहर से लेकर इन्फिनिटी तक लगाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में अलग कहानी है, वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, न्यूक्लियर फोर्स। ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है न्यूक्लियर फोर्स। इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, इट इज different from electrostatic force. It is different from electromagnetic force जो था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक में जो फोर्स लगता है, उन सब से अलग है कि नहीं? इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है 10⁻⁻15 मीटर के अंदर में लगता है। इट एक्ट्स विद इन द न्यूक्लियस ओनली, न्यूक्लियस के बाहर ये वैनिश हो जाता है। विद इन द न्यूक्लियस ओनली, न्यूक्लियर फोर्स। और इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर विद इन द न्यूक्लियस, वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन द न्यूक्लियस। In fact, it is a strongest force. It is a strongest force in nature, strongest attractive force in nature. ये न्यूक्लियर फोर्स की कहानी। इसी फोर्स के चलते वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन होके फ्लाई ऑफ क्यों नहीं हो जाता, न्यूक्लियर ब्रस्ट क्यों नहीं कर जाता है? ये न्यूक्लियर फोर्स उसको बांधे रहता है। ये फोर्स डिफरेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स से डिफरेंट है। ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है और वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। न्यूक्लियस के अंदर में खाली लगता है, न्यूक्लियस के बाहर में नहीं लगता है। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स है। तो अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आज तक डिराइव नहीं हुआ है कोई भी फॉर्मूला इसके लिए स्पेशल, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला कोई नहीं है। नोट कर लिए तो ओके लिखिए। तब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो अभी हम लोग लिखे, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन न्यूट्रॉन, उसके अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर पेयर में रहता है तो न्यूक्लियर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग होता है।
very strong if neutron and proton exist in pair. That is, for 2 neutrons and 2 protons. इवन नंबर की संख्या में रहेगा तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स फेवर करेगा पेयरिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को। फॉर 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स पेयरिंग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रांग। मतलब इवन नंबर हो, इवन नंबर तब न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होता है। और अगर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का पेयर है तो वो जो है और सेम स्पिन में रहता है तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होता है। मैग्नेटिक स्पिन न्यूक्लियर फोर्स फेवर्स न्यूक्लियर फोर्स फेवर्स अगर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो है प्लस हाफ रहे बोथ न्यूक्लियॉन्स का, फेवर्स व्हेन फॉर न्यूट्रॉन्स के लिए ms प्लस हाफ है ना, एंड फॉर प्रोटॉन्स ms माइनस हाफ। तो न्यूक्लियर फोर्स फेवर करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है अगर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर बोथ न्यूक्लियॉन्स प्लस हो या दोनों का माइनस हाफ है ना। और न्यूट्रॉन का प्लस हाफ हो एंड फॉर प्रोटॉन्स का भी प्लस हाफ हो, बोथ न्यूक्लियॉन्स का, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों का मैग्नेटिक स्पिन प्लस हाफ हो, और फॉर प्रोटॉन्स ms माइनस हाफ है एंड न्यूट्रॉन्स का भी माइनस हाफ हो। तो दोनों न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, दोनों का प्लस हाफ हो दोनों का माइनस हाफ हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ज्यादा स्टेबल होगा। ऑड नंबर में रहेगा ये, एक का प्लस हो गया एक का माइनस हो गया तो फिर तो अनस्टेबल न्यूक्लियस हो। अब दोनों का प्लस हाफ है या दोनों का माइनस हाफ है तो वो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग ज्यादा होल्ड करके रखता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, तो मोर स्टेबल न्यूक्लियस हो। वैसे जनरली न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं हम लोग n/p रेशियो से। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस is decided by neutron to proton ratio, neutron to proton ratio। तो 20 एटॉमिक नंबर जिसका है कैल्शियम का, जैसे उसका एटॉमिक मास है 40 और एटॉमिक नंबर है 20, तो न्यूट्रॉन की संख्या में भी उसमें 20 होगी, तो 20/21 हो गया, वो स्टेबल न्यूक्लियस है। तो 1 से लेकर के 1.6 तक हम लोग स्टेबल न्यूक्लियस का वैल्यू लेते हैं। तो न्यूट्रॉन को n से लिखें, n/z रेशियो, प्रोटॉन को z से लिखें, 1.6 तक ये रेंज होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो और स्टेबल न्यूक्लियस। तो लाइटर न्यूक्लियाई जो है जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या ऑलमोस्ट सेम है, उसका रेशियो 1 आएगा करीब, तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, n/z का रेशियो 1 का मतलब 45 डिग्री पे होगा। तो फॉर स्टेबल न्यूक्लियस के लिए ये होता है, स्टेबल न्यूक्लियस के लिए 1 से 1.6 हो, 1 से 1.6 हो स्टेबल न्यूक्लियस के लिए। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से 1.6 होगा, स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो सारे न्यूक्लियस का करीब 1000 ऑफ न्यूक्लियाई खोजा जा चुका है। तो सारे न्यूक्लियस के लिए अगर प्लॉट करते हैं ग्राफ,
N/P रेशियो, एक तरफ न्यूट्रॉन दिखा देते हैं और एक तरफ प्रोटॉन दिखा देते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो N और P का रेशियो 1 होने का मतलब y/x = 1 का मतलब tan थीटा 1 हो गया, स्लोप 1 हो गया। ये N/P रेशियो, N/Z रेशियो 1 हो गया। इसको Z से या बहुत लोग P से भी लिखता है, तो N/P रेशियो 1 हो गया या N/Z रेशियो 1 हो गया। ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस के लिए ये लाइन हो। और लगभग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट जो है इस तरह का करीब आता है। इस जोन में जो बेल्ट बनाए हैं, ये चौड़ा वाला पट्टी, उसी को बेल्ट बोलते हैं। इस जोन में जितने न्यूक्लियस होंगे सब स्टेबल न्यूक्लियस होंगे। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट, स्टेबिलिटी बेल्ट, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट। तो न्यूट्रॉन का संख्या जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा तो उसमें रेडियस बढ़ता जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, मास नंबर चेंज होता गया, बढ़ता गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ते चला जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होते चला जाता है। तो ये इसके बाहर इधर जो रहेगा अपर पोर्शन में वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, इधर जो होगा अनस्टेबल न्यूक्लियस, है ना। बिलो द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट, बिलो द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट, nucleus are unstable, and above the nuclear stability belt nucleus are unstable। तो यही स्टेबल न्यूक्लियस का ये लगभग अप्रोक्सीमेट ग्राफ है। इसके अंदर में जितने न्यूक्लियस होंगे सब जो है स्टेबल होगा। N/P रेशियो 1 से 1.6 तक आना चाहिए। न्यूट्रॉन थोड़ा संख्या ज्यादा होगा तो स्टेबल होगा, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या ज्यादा होगा तो कोलम्बिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होगा, उससे डिसइंटीग्रेशन होगा। अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब ज्यादा एनर्जी वाला न्यूक्लियस होगा, उससे तब फिर अल्फा बीटा गामा रे निकलेगा। स्टेबिलिटी पाने के लिए ही अल्फा बीटा गामा रे निकलता है, ताकि उसका एनर्जी कम हो जाए। मास निकल गया कुछ तो एनर्जी इक्विवेलेंट कम हो जाएगा। तो लो एनर्जी मतलब मोर स्टेबिलिटी, हाई एनर्जी मीन्स लेस स्टेबिलिटी। तो लेस एनर्जी करने के लिए न्यूट्रॉन का संख्या थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये देखते हैं ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, है कि नहीं, अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा। अब जो है न्यूट्रॉन का संख्या ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन हो गया तो भी अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। फॉर स्टेबिलिटी के लिए, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन, न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर देन प्रोटॉन्स। क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन्स के बीच में चार्ज रहता है प्लस प्लस, तो इससे क्या होता है, कूलम्बिक रिपल्सन कम हो जाएगा ड्यू टू लेस कूलम्बिक रिपल्सन। कूलम्बिक रिपल्सन, प्रोटॉन की संख्या कम हो गई तो लेस कूलम्बिक रिपल्सन होगा। न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेंट हो जाएगा, तो स्टेबल रहे। बट वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बहुत लार्ज नंबर में न्यूट्रॉन्स होगा, लीड्स टू अनस्टेबल न्यूक्लियस, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगा तब ज्यादा, लीड्स टू अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से, तो मास के इक्विवेलेंट एनर्जी ज्यादा हो जाए तो अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा। तो अल्फा इमिशन होता है, ज्यादा मास हो गया ज्यादा, अल्फा इमिशन होगा ताकि एटॉमिक नंबर घट जाए, मास नंबर 4 से घट जाएगा, तो कम मास के इक्विवेलेंट कम एनर्जी स्टेबिलिटी में आए। तो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन होने से अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो रेंज हमने बताया था स्टेबल न्यूक्लियस के लिए, N/Z जो है 1 से लेके
1.6 तक न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि डबल हो गया, सो नहीं, 1.6 तक ही रहना चाहिए। ये स्टेबिलिटी का कहानी है। अब उसमें ये पाया गया है कि जिसका जो है न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या इवन नंबर में है, वो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस, वैसा ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस पाया जाता है नेचर में। और ऑड ऑड वाले का जो है, दोनों ऑड ऑड वाले का जो है बहुत कम है, 4 ही है। उसका लिस्ट एक हम दे देते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से पहले। और स्टेबिलिटी पाने के लिए अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसमें एक चीज और लिख दीजिए, above the nuclear belt, above the nuclear stability belt, nuclear stability belt, we have unstable nucleus, unstable nucleus। above क्या below भी लिख सकते हैं, below and above दोनों एक ही साथ लिख देते हैं, below and above the nuclear stability belt, ऊपर या नीचे अनस्टेबल न्यूक्लियस हो। अब जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो स्टेबल न्यूक्लियस पाने के लिए क्या करता है, अल्फा बीटा गामा रे का एमिशन करता है। इसको नोट किया, जल्दी से बोलो है या ना। तो कैसे एमिशन होता है अभी बताते हैं, किधर क्या होगा। सो देखो, जनरली जो है जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन है, मतलब यहाँ के आसपास इस साइड वाला जो है, बहुत ज्यादा जिसमें न्यूट्रॉन है इधर वाला आसपास, उसमें से अल्फा निकले, और बाकी इधर सबके आसपास इसके ऊपर या इसके नीचे बीटा डिके होता है। इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस emits अल्फा बीटा एंड गामा। तो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए ए ग्रेटर देन 20, जेड का संख्या ग्रेटर देन 20 बोले, जेड 20 पे तो कैल्शियम है, उसका एग्जैक्ट 1 होता है N/Z रेशियो। जेड ग्रेटर देन 20 के लिए जो है above the stability belt, above the stability belt देखिए क्या होगा, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है, इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गया, प्रोटॉन का संख्या कम हो गया। तो ज्यादा न्यूट्रॉन हो जाने से, 1.6 से ज्यादा हो जाने से फिर उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास की इक्विवेलेंट एनर्जी, तो वो एमिट करेगा बीटा रे above the stability belt। तो क्या एमिट करेगा, तो बीटा का मतलब होता है, दो तरह का बीटा होता है, एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस होता है। तो बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास नंबर 0, एटॉमिक नंबर -1 लेते हैं, ये सिंबल बीटा माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन। बीटा माइनस को ऐसे लिखेंगे। अब बीटा प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन हो गया, इस तरह से, ये बीटा प्लस हो। तो यहाँ पे क्या है, इस ऊपर वाले जोन में न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है। N/Z रेशियो को हम लोग इसमें से अगर बीटा माइनस डीके हो जाए, बीटा माइनस डीके हो जाए, इसमें से निकल जाए, तो बीटा माइनस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा किसी एलिमेंट से, तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी Z+1, और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन बढ़ गया, मास नंबर फिक्स था, उसमें से प्रोटॉन घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, N-1/Z+1 हो जाएगा। एक बीटा अगर डिके हो गया, बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये अगर डिके हो जाए, किसी एलिमेंट का N/Z रेशियो कुछ है, अब उसमें से बीटा डिके हो जाए तो उसका प्रोटॉन का संख्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या घट जाएगी, ये रेशियो कम हो जाए, कम हो जाएगा रेशियो, न्यूट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया, ये इधर की तरफ शिफ्ट किया, वो थोड़ा नीचे आया तो स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आ जाए, तो वो जो है फॉल कर जाएगा स्टेबिलिटी बेल्ट। जैसे ऐसे है, एक्स मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ये उसका मास नंबर है, अब इसमें से बीटा निकल गया, बीटा माइनस है ना, तो बीटा माइनस निकलने से क्या होगा,
ये बीटा माइनस इधर लिख देते हैं। तो अब इसको बैलेंस कीजिए आप, यहाँ Z+1 लिखिएगा और मास नंबर क्या लिखिएगा, बीटा माइनस निकल गया तो मास नंबर A रह जाएगा, क्योंकि इसका मास 0 लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। अब A में से Z-1 घटाइएगा तो पहले वहां पे था न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिखिएगा N हुआ न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन A में से Z-1 करें तो न्यूट्रॉन N-1 हो जाएगा। अगर A माइनस Z को N बोलते हैं आप, A माइनस Z-1 को N-1 बोलिएगा, N-1 इसका हो गया न्यूट्रॉन की संख्या N-1, प्रोटॉन की संख्या Z+1 है ना, प्रोटॉन की संख्या Z+1। तो ये घट जाएगा, स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएगा। समझ में आया ये जो बताए? कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, Z प्रोटॉन है और मास नंबर A है, न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z हुआ, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बैलेंस कीजिए इसको, Z+1 - 1 = Z, A+0 = A। अब A में से Z-1 घटाइएगा तो न्यूट्रॉन क्या बचेगा, N बोलते थे A माइनस Z को, तो यहाँ N डैश बोलिएगा, A माइनस Z-1, A माइनस Z को N बोलते थे, N-1 हो जाएगा N डैश। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी N-1, प्रोटॉन की संख्या हो गई Z+1। अब रेशियो उससे कम आ जाए, ऊपर में देखिए घट गया, नीचे बढ़ गया, तो जो ऊपर वाला एलिमेंट था वो चला जाएगा स्टेबिलिटी बेल्ट, इसलिए बीटा माइनस डीके हो। अब द स्टेबिलिटी बेल्ट जो भी एलिमेंट है अनस्टेबल न्यूक्लियाई, उसमें से बीटा माइनस डीके होगा ताकि वो लोअर डाउन होकर के स्टेबिलिटी बेल्ट में आए। समझ पाया इस चीज को? यस और नो? अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसमें से बीटा माइनस डीके होगा ताकि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो घट जाएगा, मतलब इसकी संख्या घट गई, इसकी संख्या बढ़ गई प्रोटॉन की, तो वो आ जाएगा न्यूक्लियर बेल्ट में। उसी को लिखना है एक लाइन, यहाँ पे जगह नहीं है, लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं। अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट के बाद यहाँ पे लिखेंगे अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट बीटा माइनस डीके अकर बीटा माइनस डीके अकर which decreases the neutron and increases the proton. So neutron to proton ratio decreases. Proton ratio decreases. Neutron to proton ratio decreases and unstable nucleus falls down. Unstable nucleus fall down in the nuclear belt. Fall down in the nuclear belt. ये पहला डिस्कशन की। तो जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर, ये बेल्ट है स्टेबिलिटी, इसके ऊपर में जो होगा उसमें बीटा माइनस डीके होगा, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा थी, है ना। न्यूट्रॉन का संख्या घट गया, प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया। अब बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट जो है उसमें क्या होगा, बीटा प्लस डीके होगा। इसको नोट कर लो, नोट करके जल्दी होके लिखो। अब बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट जो न्यूक्लियस है उसको ऊपर भेजना चाहेगा। बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट का मतलब इधर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, न्यूट्रॉन की संख्या कम है, तो इसके लिए क्या होगा, बीटा प्लस डीके। तो बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट, below the stability belt, unstable nucleus shows बीटा प्लस डीके। इससे क्या होगा, तो यार देख लो, ये जैसे मान लो कोई न्यूक्लियस है, मास नंबर ए है, प्रोटॉन की संख्या जेड है, न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड बचा है इसमें एन। अब इसमें से बीटा प्लस डीके करा दिया। बीटा प्लस डीके का मतलब
ऐसा, एटॉमिक नंबर Z-1, मास यही हो गया। अब इसमें न्यूट्रॉन निकालो n डैश, ये -Z+1 हो जाएगा। ये -Z को n बोलता है तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन का संख्या घट गया, Z डैश हो गया Z-1 नया। अब इसका एटॉमिक नंबर हो गया Z-1, नया न्यूट्रॉन हो गया n+1। n/p रेशियो क्या आ जाएगा, पहले कितना था n/p रेशियो, n/z था पहले रेशियो इनिशियल, अब कितना हो गया n+1/z+z-1। तो न्यूट्रॉन बढ़ गया और नीचे कम हो गया तो ये शिफ्ट कर जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा ऊपर। ये कहानी इसमें होगा। इनिशियल n/p रेशियो इतना था, अब फाइनली हो गया है ये ऐसा। तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, एटॉमिक नंबर घट गया तो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, न्यूक्लियर बेल्ट में चला जाएगा। तो इसलिए इसके नीचे जो न्यूक्लियस होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस, वो β+ डीके शो करता है ताकि न्यूक्लियर बेल्ट में घुस जाए। समझ पाया कि नहीं समझ पाया, यस और नो? इसमें लिख दें एक लाइन हम लोग, तो यहाँ बोलेंगे कि β+ ड्यू टू β+ डीके, ड्यू टू β+ डीके number of neutron increases and number of proton decreases. So neutron to proton ratio increases and an unstable nuclear move up in the nuclear stability belt. Nuclear stability belt. यहाँ के बाद इतना चीज लिख ले। तो जो नीचे में है इसके लिए हमने बोला β+ डीके करें ताकि ऊपर चला जाए। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, प्रोटॉन की संख्या ऊपर जो है वो β- डीके करें। इससे क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या घट जाता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। यही बात बोले। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए अल्फा बीटा गामा डीके होता है, उसको अलग से देखेंगे हम लोग, अल्फा गामा डीके सबको देखेंगे। लिख लिया इसको, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब इसमें जो है इट इज ऑब्जर्व दैट, जैसे स्टेबल न्यूक्लियस का जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन नंबर रहता है अगर तो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस पाया गया। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस का लिस्ट देते हैं, नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस। 5 मिनट रुको जरा देखो। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये पाया गया कि इवन है, और वो भी इवन है, 160 न्यूक्लियस ऐसा है, दोनों इवन इवन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है, तो ये 160 न्यूक्लियस ऐसा पाया जाता है जो स्टेबल न्यूक्लियस। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड इवन रहेगा तो भी स्टेबल न्यूक्लियस है, लेकिन संख्या कम है। मान लीजिए इवन है और ये ऑड है, इसकी संख्या कम है। ये इवन रहेगा तो अभी 56, अगर ये ऑड हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ये इवन हो गया तब इसकी संख्या 52 है, और दोनों ऑड हो गया तो संख्या बहुत कम है, 4 ही हो। दोनों ऑड हो गया तो संख्या कम है, वो 4 ही है। तो तुम देख सकते हो कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फेवर करता है, ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा।
चार में है ये हाइड्रोजन लिथियम बोरोन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन लिथियम बोरोन नाइट्रोजन, यही 4 है। तुम इस डाटा से देख सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन रहेगा तो सबसे ज्यादा 160 न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस। इसके बाद न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के पास हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके। अभी डिस्कस किए थे हम, तो उसी चीज को हम लोग को लिखना है। इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल न्यूक्लियस, unstable nucleus shows alpha, beta and gamma emission. अल्फा बीटा गामा एमिशन होता है। तो अल्फा का मतलब हो गया हीलियम 24++। तो सबसे पहले हम लोग देखें अल्फा एमिशन को। मतलब अल्फा का मतलब हो गया हीलियम 24++। तो मान लो कोई न्यूक्लियस है जिसमें जेड एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर। अब इसमें से अल्फा निकल गया, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। तो अल्फा निकलने का मतलब हीलियम 24 हुआ। अब प्लस कुछ एनर्जी निकलता है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी उसको बोलते हैं, क्यू से लिखते हैं उसको, क्यू वैल्यू बोलते हैं। क्यू इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। पॉजिटिव आया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नेगेटिव आया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पे बैलेंस करो, ये Z-2, वहां बैलेंस करो A-4। अब ये जो एनर्जी निकलता है ये डॉटर न्यूक्लियस और हीलियम ये दोनों शेयर करता है। अब इसका मास कम है, ये ज्यादा मास है, अर्थ का मास ज्यादा है, उसमें मोमेंटम जो है कम आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम आएगा। ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ये शेयर करता है हीलियम, यही एनर्जी ये दोनों शेयर करता है, उसी को क्यू वैल्यू बोलते हैं। इसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। पेरेंट न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, इसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, इसको डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। क्यू वैल्यू को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए जो है पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी बताना पड़ेगा। तो इसका एनर्जी, इसके मास के इक्विवेलेंट एनर्जी माइनस इसके मास के इक्विवेलेंट एनर्जी माइनस इसके मास के इक्विवेलेंट एनर्जी, जो प्रोडक्ट टर्म बना है उसके मास के इक्विवेलेंट एनर्जी टोटल जोड़ लिए, और जो यहाँ पे था शुरुआत में पेरेंट न्यूक्लियस उसका एनर्जी जोड़ लिए, दोनों को एनर्जी का डिफरेंस क्यू वैल्यू कहलाता है ना। क्यू वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को क्यू वैल्यू बोलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसके न्यूक्लियस का मास लेते हैं। तो जैसे ऐसे लिखेंगे, सिंबल स्मॉल mm लिखेंगे और ZA लिखे, ये मास ऑफ न्यूक्लियस कहलाएगा। ध्यान से सुनना, इसको मास ऑफ न्यूक्लियस बोलेंगे। और कैपिटल M लिखेंगे अगर, तो इसको एटॉमिक मास बोलेंगे। इसमें इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन होते, तो कभी कभी क्वेश्चन में एटॉमिक मास दे देगा, तो तुमको न्यूक्लियस का मास लिखना है यहाँ पे स्मॉल m वाला, उसको न्यूक्लियस मास बोले। तो एटॉमिक मास दे देगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास घटाना पड़ेगा, तब न्यूक्लियस का मास मिलेगा। तो किसको बोलते हैं, क्यू वैल्यू लिख रहे हैं, इसके न्यूक्लियस का मास, जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसका मास, माइनस जो प्रोडक्ट में न्यूक्लियस है इसके मास का डिफरेंस, यहाँ ब्रैकेट देते हैं। मास ऑफ Y आया था डॉटर वाला, जिसका एटॉमिक नंबर Z-2 हो गया और A-4 हो गया अल्फा इमिशन के लिए, प्लस मास ऑफ हीलियम हो गया, हीलियम न्यूक्लियस का मास ये इतना हो गया,
और दोनों का जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को एएमयू में निकालेंगे। एक एएमयू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, है ना। इतना mc स्क्वायर करेंगे, ये मास डिफेक्ट कहलाता है, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो और जो है इतना एएमयू आया था, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो तो ऑलरेडी कल के हम लोग निकाले हैं, एएमयू को कन्वर्ट किए हैं, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है बाई सी स्क्वायर कट जाएगा, तो सीधा सीधा ये घटा के 931.5 से मल्टीप्लाई कर दे। ये सब इन एएमयू जाएगा, ये सब इन एएमयू लिखा है, इन एएमयू लिखा है, ये सब इन एएमयू लिखा है। वो स्मॉल m दिया है न्यूक्लियस के मास के लिए सिंबल। अब इसको अगर एटॉमिक मास में कन्वर्ट करेगा तो तुम कन्वर्ट करके देखो, इसको कैपिटल M लिख दें, जिसको एटॉमिक मास का सिंबल हम बोले, है ना। मास ऑफ जेड ए एक्स वाले का एटॉमिक मास, इसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ेगा। एटॉमिक मास दिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ेगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, जितना प्रोटॉन का संख्या उतना ही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या जेड है, तो जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ेगा। ये पहला टर्म ऐसा हो गया, ये पहला टर्म को ऐसे लिख दिया। अब दूसरा टर्म घटा के देखो, इसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाओ, कैपिटल M लिख दिए, एटम का मास वो दिए, तो उसमें से हम लोग को इलेक्ट्रॉन का मास घटाना पड़ेगा, तो Z-2 है इसका एटॉमिक नंबर, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा दिए। उसी तरह से इसको अगर एटॉमिक मास लिखे हीलियम का, एटम का मास इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस का मास लेकिन हमको लिखना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगी। अब इन सब को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और इंटू सी स्क्वायर, इतना एएमयू आएगा, और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर एनर्जी आ जाएगा। अब देखो कट जाएगा, यहाँ पे जेड एम ई आ गया, यहाँ इधर जोड़ के देखो, ये माइनस जेड एम ई और प्लस 2 एम ई, यहाँ माइनस 2 एम ई, तो प्लस 2 एम ई माइनस 2 एम ई से कट जाएगा। इसको जब खोलेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस जेड एम ई हो जाएगा, जो कि माइनस जेड एम ई से कट जाएगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि अगर एटॉमिक मास भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करके मास लिख देंगे तो इलेक्ट्रॉन वाला मास कट जाता है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूक्लियस का मास चाहे एटॉमिक मास कुछ भी दिया रहेगा, तो अल्फा डीके के केस में हम लोग एटॉमिक मास की जगह न्यूक्लियर के मास को भी घटा देंगे, तो आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन बनाने वक्त ये सब करेंगे, अभी जस्ट वैल्यू लिख रहे हैं, सिखा रहे हैं तुमको। क्या हुआ, इसके न्यूक्लियस का मास में से इन दोनों के न्यूक्लियस का मास घटा देंगे, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना क्यू वैल्यू हो जाए। अगर उसमें कोई एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका एटॉमिक मास में इन दोनों का एटॉमिक मास जोड़ के घटा देंगे तो भी उतना ही आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करना होता है, माइनस किए तो घट गया, दोनों सब कट गया दोनों साइड से। लेकिन ऐसा जो है हमेशा नहीं होगा। बीटा प्लस के लिए चेक करके देखो इलेक्ट्रॉन का मास कटता है कि नहीं कटता है। तो मेन बात है कि न्यूक्लियस का मास लिखना है, तो मास ऑफ एटम में से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का मास घटा के लिखना पड़ेगा। अगर एटॉमिक मास दिया हुआ है, क्वेश्चन में एटॉमिक मास ही दिया रहता है, तो डाटा तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है जो बोले सो बात हम? यस, in this case q value is positive, q value is positive, so it is a spontaneous reaction. एक्सोथर्मिक जिसको बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो अगले क्लास में बाकी बीटा प्लस डीके बीटा माइनस डीके का क्यू वैल्यू निकालने सिखा दें। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन करना शुरू कर दें।
ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। कौशिक बहुत देर से बोल रहा है, दूसरा क्लास है। तो अब क्वेश्चन तुम बना के आना, घर में जाके एक बार क्वेश्चन बनाना।